जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक कंडीशन, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड बातें की थी। उसके बाद हमारा दूसरा जो चैप्टर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आज हम उसी कड़ी में यूपी पीसीएस मेंस 2025 पेपर 6 जो कि स्पेशल पेपर है यूपी स्पेशल वाला, उसमें कुछ डिस्कशन करेंगे ओडीओपी से रिलेटेड। ये हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का क्या हमारा है? ओडीओपी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यूपी की इम्पोर्टेंस क्या है। और पहले हम जान लें यूपी का ऐसे बैकग्राउंड के बारे में कि व्हाट इज यूपी। सो पीपल फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चंस इन ए पॉलिटिकल मैनर कि काबा, यूपी में काबा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी कैन से यूपी इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा delivered his first sermon. UP is the place where Gautam Buddha was born and upkept his knowledge and teaching like equality, fraternity, brotherhoods overwhelmed all over the world. Beside that, several saints, bhakti gurus and Sufis were also born inside the UP, and they preached the lesson of equality and brotherhood. In this context, we further say it is the jewel of architect that exists inside the UP, like the Taj of Agra, as well as different artifacts, crafts, cuisines were also most popular across the world, not only in India. These are the source for the tourist attraction from across the world, from abroad. So these are the UP. Several luxuriant forests spread across the geography of UP. Rivers are playing in the cradle of the UP. They are abundant in water resources and flowing round the years. Beside that, several crops, several variety of the soils and climatic conditions nurture and foster the geography, polity, and history of the economy of the UP. So these are the characters and features. These are the Kaaba of UP. In other words, we can say. Now we are coming to other topics. One thing we have to know in this context, मतलब हमको एक चीज पहले जान लेनी चाहिए कि अगर हमको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो उस आंसर राइटिंग में हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा मेंस की जो आंसर राइटिंग है, या कैसे हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, कितना अच्छा हम कंटेंट लिख करके आए एग्जाम हॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए। वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के छात्र हों या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हों, उन लोगों को वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा कमांड होने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो है जनरली वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे डेटाज हैं, डेटा फैक्ट्स है ना, एंड फैक्ट्स उस स्टेट से या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आना चाहिए। फिर क्या है, जो भी प्रोसीजरल और हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपको मतलब कि ज्ञानता या उसको आप जानना जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई है, उसका जो है हिस्ट्रिकल प्रोस्पेक्ट या उसका जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात हो गई, थियरी है वहां से रिलेटेड, उस तरह की चीज़ों को भी जानना आपका ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को रेगुलर जो है एक मोज़ाइक वर्क, पैच वर्क, जैसे कि मोज़ाइक वर्क या पैच वर्क
इन सबको यानी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अरेंज करना भी आना चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो समझिए कि आपको के पास जो है राइटिंग स्किल आ गई और आप मेंस में सिलेक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइटिंग में एक चीज होती है कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेगुलर जो है क्वेश्चंस का आंसर लिखना ही पड़ेगा। डेली कम से कम 7 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए और इस तरह से, और टाइम बाउंड में लिखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर करके किसी कोचिंग के कैंपस में या क्लासरूम में बैठ करके लिखा जाए। आप घर पे भी बैठे हुए कहीं से भी लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको आना चाहिए। प्रोसीजर यही फॉलो होगा चाहे आप किसी कोचिंग संस्था के थ्रू जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। हम एक दिन इसी के बारे में यूपी पीसीएस के जो मेंस में हर पेपर को कैसे कैसे तैयार करें, बेसिक सोर्सेज क्या उठाएं और उसमें अप्रोच क्या क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन किस तरफ ट्विस्ट किया जाता है, मैटर हम कुछ और पढ़ते हैं क्वेश्चन कहीं और से आता है, उसका कारण क्या है, और इससे रिलेटेड बातें करेंगे। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ हमारी जो बातें हों। तो व्हाट इज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए यूपी जो है उसकी एक अपनी अलग मतलब कि कस्टम है, कल्चर है और बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। यूपी में वैरायटीज ऑफ दी मतलब कि इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं। इंडिजिनस है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर टाउन्स का एक अलग यूनिक कुछ मतलब कि प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और ये ट्रेडिशनल भी हैं, कल्चरल भी हैं। वहाँ पे लोग उससे जुड़े भी हैं, वो इकोनॉमिक का सोर्स भी है, कल्चर का भी हिस्सा है। उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, उसका नाम रखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी पे यूपी पीसीएस ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे और वो जो क्वेश्चन पूछे थे वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करके अंदर जा करके घुस करके पूछा कमीशन ने। लोग जनरली या कोचिंग के मैटर सारे आपको मिलेंगे जहाँ पे ऊपर के मैटर की मतलब ओडीयूपी क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, बट ये ना पूछ करके जो ओडीयूपी के 4 पिलर्स हैं उन चारों पिलर्स में से एक पिलर स्किल से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा था। तो इतना ज़्यादा अच्छा, ये चारों पिलर्स का इंफॉर्मेशन पूरी, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे आपका प्रयागराज है, लखनऊ है, कहीं किसी भी कोचिंग संस्था या किसी को फोटो कॉपी की दुकान पे आपको ये मैटर नहीं मिलेंगे। ये वनली और वनली गवर्नमेंट के सोर्स से मिलेंगे। तो कमीशन किसी कोचिंग के मैटर से क्वेश्चन नहीं बनाता, वनली और वनली वो गवर्नमेंट के सोर्सेस को उठाता है और वहां से क्वेश्चन पुट करता है। इसलिए हमको कैसे तैसे गवर्नमेंट के सोर्सेस की तरफ ही मूव करना चाहिए और उसी को जब उठाएंगे तो एग्जैक्ट हम टारगेट करेंगे। जस्ट लाइक द अर्जुन से बर्ड्स आइज, अर्जुन को खाली चिड़िए की आंख ही दिखती थी, इसीलिए वो इतना ज्यादा तीरंदाज इतना अच्छा हुआ करता था। अब देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। आपने सुना होगा इस बार के पीसीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि मूंछ कहाँ का है। तो ये सुल्तानपुर और बगल में आपका जो अमेठी है वहाँ का दिया हुआ था मूंछ, और एक जगह आपका संत कबीर नगर जिसे खलीलाबाद भी कहते हैं वहाँ का जो है ब्रासवेयर दिया हुआ था। तो इस तरह से बहुत क्लोज ये ऑप्शन थे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत टफ था, जनरली लोग नहीं कर पाए क्योंकि तीनों जगह का इंफॉर्मेशन पता होना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप एक बार मेंस की भी तैयारी पीटी के साथ कर ले तो मुझे लगता है कि पीटी में आपको 5 to 10 क्वेश्चंस एडवांटेज मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पीटी कभी कभी रुक जाता है, वो कभी नहीं रुकेगा। अगर आप साल भर की प्रोसीजर की तैयारी ऐसा करें कि पीटी के टाइम पीटी का करें, मेंस के टाइम मेंस का करें, चाहे पीटी निकले या ना निकले, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको मेंस का मौका मिलेगा ही। जब मेंस का मौका मिलेगा तो आप एकाएक सिलेक्शन ले लेंगे, इसीलिए पीटी का टाइम पीटी का, मेंस के टाइम मेंस का करना चाहिए। ये मतलब कि अप्रोच अप्लाई होना चाहिए। देखिए ओडीओपी जो है यूपी गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक स्कीम स्टार्ट की थी 24 जनवरी 2018 को यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी।
ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एमएसएमई, एमएसएमई, यूपी गवर्नमेंट की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करके एक मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये स्कीम आती है। यानी कि जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको रिवाइवल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला पॉइंट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है कि टू रिवाइव। देखिए, पहली चीज हम जान लें, एक जनरल फ्रेम बना लें कि कोई भी चीज या कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट की जाती है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा, उसके एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। हम बिना इंफॉर्मेशन पढ़े कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज के एडवांटेज क्या है? बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमको एग्जाम हॉल में लिखते वक्त, राइटिंग करते वक्त ये नहीं पता होता कि इसका एडवांटेज क्या है। फिर भी हमको वहीं पे फ्रेम, यानी कि 5 से 7 मिनट का जो हमको टाइमिंग मिलता है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है या 12 नंबर के क्वेश्चन है लेंथ वाले, आपको जो भी मिले, बहस उससे नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, आप एनालिटिकल एबिलिटी यूज करके कैसे एग्जाम हॉल में कैसे लिखते हैं। सपोज दैट हमने यहां पे अगर आपको बता दिया कि ओडीओपी, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी खाने की चीज है, कोई भी डेली यूटिलिटी की चीज है, चाहे कोई एफएमसीजी के गुड्स हो, वो बना पहले नंबर पे ऐसे दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि कोई बंदा इसका जो है एक तो प्रोडक्शन होगा, दूसरे नंबर में जो है इसमें सेल्स का काम होता है, कोई भी चीज, सेल्स के बाद तीसरे नंबर में उसमें कंज्यूमर होता है। जो ये प्रोडक्शन है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक तो प्रोड्यूसर इटसेल्फ हो जाएगा, दूसरे नंबर में उस प्रोड्यूसर के यहां बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जॉब्स करेंगे, तीसरे नंबर में जब प्रोड्यूसर है, एम्प्लॉयमेंट्स है, तो कोई चीज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। किसी एरिया में, रीजन में भी आप उस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करेंगे, जिस एरिया में या रीजन में आप स्टैब्लिश करेंगे तो ऑल ओवर उस एरिया की, रीजन के साथ साथ पूरे देश का भी तो भला होगा, वेलफेयर होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। उसके अलावा देखिए, अगर सेल्स की बात करते हैं तो जो भी सेलर हैं उनका काम बढ़ जाएगा, मार्केट क्रिएट हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फेयर कंपटीशन होने के कारण चीफली चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी। पीपुल चॉइस जो है, लोगों को वैरायटीज ऑफ द कमोडिटीज मिलेंगी। ये सारे जो है सेल्स के एस्पेक्ट से फायदे होंगे। आगे देखिए, कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है वही राजा, बादशाह या भगवान होता है, जब इंडियन जो है माइथोलॉजी है उसके हिसाब से, या कस्टमर को इसे बोला जाता है। हम कंज्यूमर टर्म यूज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे लोगों की डिमांड जो है फुलफिल होगी। क्या होगी? डिमांड फुलफिल होगी, पहली चीज। उसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं, रेडीमेड चीज आसानी से डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। तो खाली ओडीओपी नहीं, अगर आपको एमएसएमई से रिलेटेड कोई चीज लिखना हो, उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि प्रोडक्ट कोई भी पहले बनने से पहले और बनने के बाद कितने प्रोसीजर अप्लाई हो रहे हैं, और उन्हीं का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हिसाब से आप माइक्रोस्कोपिक आईना लेकर के या इंस्ट्रूमेंट लेकर के असेस करिए, अब खुद दिमाग में एनालिसिस करिए और इसी के आधार पर लिटाइए खड़ा कर। देखिए, नंबर 1 में हमने कहा कि प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का मतलब कि जो है एम्प्लॉयर, एंटरप्रेन्योर्स, उसको प्रॉफिट मिलता है, उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके प्रोडक्ट सेल होने लगेंगे, उसको ऑप्शन या मार्केट मिलेगा, तो ज्यादा या वैरायटी ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहेगा, बनाना चाहेगा। एम्प्लॉयमेंट,
जो वर्कर उसमें काम करते हैं उनको नौकरी, जॉब्स की सिक्योरिटी हो जाएगी। रॉ मटेरियल, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, उसकी कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होगी। तो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हर तरह की चीजों को फायदा मिलेगी। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज जो होती हैं उससे कॉन्टेक्स्ट में जितनी चीजें आ रही सब डाली जाएंगी यहाँ पे। रीजन, उस ऑल ओवर एरिया के लोगों का ध्यान होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ेंगे। गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए सक्षम हो जाएगी। पॉवर्टी इरेडिकेशन पे स्कीम चलाएगी। सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जो है अलग अलग स्कीम या इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ टैक्सेस बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी खत्म होगी। इन्वेस्टर्स, बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे मार्केट में और एक तरह से पूरी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। जिस तरह से देखिए हम चाइना में कंडीशन इस टाइम। सेलर को काम मिलने लगेगा, कहते हैं कि मंदी है, काम नहीं, धंधा हल्का चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ से देखिए कि सेलर को काम मिल जाएगा। मार्केट जब डेवलप हो जाता है तो कंपटीशन क्रिएट हो जाती है और मार्केट में पब्लिक का परसेप्शन होता है कि वहां पे वैरायटीज ऑफ द गुड्स मिल जाएंगी, इसलिए मार्केट में चलो। तो ये मार्केट का होना जरूरी है। और मार्केट कैसी जगह होती है जहां पे बायर और सेलर का वो पोर्टल होता है, वो प्लेस होता है जहां वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर एक्सचेंज कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्लेस फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है। फिजिकल फॉर्म का मतलब जैसे लखनऊ का अमीनाबाद का मार्केट, दिल्ली का आपका ये जो चांदनी चौक का मार्केट, ये फिजिकल फॉर्म में मार्केट है। डिजिटल मार्केट या वर्चुअल मार्केट का मतलब कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपका ये जितने भी हैं अमेज़न, तो ये सारी के सारे मार्केट्स के अंदर आ जाएंगे। कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि फेयर ऑफ मार्केट में रेगुलेशन क्रिएट रहेगा, डिमांड सप्लाई बैलेंस में रहेगी, शॉर्टेज ऑफ द कम्युनिटीज गुड्स नहीं होगा। इस तरह की आपको सहायता, सपोर्ट मिलेगी। चीपली गुड्स अवेलेबल होंगे। कंपटीशन होने के साथ बहुत ज्यादा ऑप्शंस और पब्लिक की जो चॉइस है वो फुलफिल होगी। आप वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा लेंगे। इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्ट्रांग होगा, फॉरेन एक्सचेंज मजबूत हो जाएगा, आपकी जो करेंसी है उसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इतनी चीजों को आप ऐसे फ्रेम बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड्स भी डाल सकते हैं, इसी गवर्नमेंट वाले में या इकोनॉमिक ग्रोथ में डाल सकते हैं। डिमांड फुलफिल होगा, कंज्यूमर को डूर स्टेप्स पे चीजें मिल जाएंगी। जो भी लोएस्ट स्टेटस सोसाइटी का है, जो अपनी कॉस्टली गुड्स सर्विसेज से वो अपनी फुलफिल या नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते, वो भी समस्या का समाधान होगा। रेडी मार्केट अवेलेबल होगा। इन सारी चीजों के अंतर्गत हमको चाहे ओडीपी लिखना हो या कोई भी चीज लिखना हो, तो आप अपना अगर एक फ्रेम बना करके लिखें, जैसे मैंने ये बना करके यहाँ लिखा, ऐसे ही तो आपको बेस्ट एग्जाम में मार्क्स मिलेगी। नंबर 1। नंबर दूसरा पे अब आ जाते हैं, ये जो ओडीपी यूपी है उसका क्या मामला है भाई। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो आपके एडवांटेज हो जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इससे क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या फायदा होगा, हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर प्रिजर्विंग एंड रिवाइविंग एंड पॉपुलराइजिंग लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बाय इनॉग्रेटिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑन 24 जनवरी 2028। This is the UP governments that brought several schemes and policies to revive, to rejuvenate the indigenous products and production processing and system of the UP, under which one of the most popular scheme is the One District One Product scheme that was inaugurated by the CM Yogi ji on 24th January 2018. यूपी गवर्नमेंट ने वहां के लोकल प्रोडक्ट को रिवाइव करने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए, उसमें नई जान फूंकने के लिए बहुत सारी स्कीम लाई। उसी में से एक स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक स्कीम है, ताकि इंडिजिनस कमोडिटीज को, लोकल प्रोडक्ट्स को रिवाइव किया जा सके। तो हम यहां कह सकते हैं प्रिजर्विंग एंड reviving the local
इंडिजिनस प्रोडक्ट। एक तो ये हो गया भाई साहब कि लोकल जो प्रोडक्ट है, जो भी ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, क्या है, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसको क्या किया जाएगा, पॉपुलराइज किया जाएगा, उसका रिवाइवल होगा, पॉपुलराइज किया जाएगा, रिवाइवल होगा, उसको नई एक दिशा, न्यू डायमेंशन जो है, न्यू डायमेंशन, इनोवेशन एंड रेडी मार्केट्स, रेडी मार्केट, ये सारी चीजें किसमें की जाएंगी, किसके लिए की जाएंगी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए। जो भी चार्ट्स मैं बनाता हूं उसको आप लोग कॉपी में भी ऐसे ब्लैंक पेज रख करके बैठा करिए, जब भी मेरी क्लास करिए तो इन्हीं को आपको ड्रॉ भी करना है एग्जाम हॉल में भी, क्योंकि हमने अपना जो तजुर्बा लिया वो मुझे खुद ही नहीं पता मैंने कितने सालों से और कितने मेंस लिख डाले होंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया का शायद कोई मेंस छूटा हो जो मैंने लिखा ना हो, बहुत पता नहीं कितने मेंस इंटरव्यूज हमने दिए होंगे, और यूपी की तो मतलब गिना नहीं जा सकता कि कितने मेंस लिख दिए, मुझे खुद ही नहीं ध्यान है कि कितने मेंस लखनऊ में पढ़े, 10 पढ़े, 5 पढ़े, 4 पढ़े, कितने सालों से मैं लिखता चला रहा हूँ मेंस, और उसके ऊपर हमने जो तजुर्बा लिया। तो आपको एक फ्रेम होना चाहिए पहले हर चीज का, वो फ्रेम जो है मैं बनाता जा रहा हूँ और वो आसानी से मेमोराइज करने में एग्जाम हॉल में क्लिक हो जाएगी, इसलिए इसको जरूर ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी पे, नॉर्मल रफ पेज पे ड्रॉ कर लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो एक तो ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल क्राफ्ट्स को, ट्रेडिशनल जो है आर्ट्स है, ट्रेडिशनल जो भी वहाँ पे कलाकारियाँ हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उनको पॉपुलराइज कराने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको दोबारा जो है रिजोनेट करने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए, नई जो है डायमेंशंस उसमें क्रिएट करने के लिए, नई मतलब उसमें कुछ चीज़ें इनोवेट करने के लिए, और रेडी मार्केट लोकल लेवल पे क्रिएट करने के लिए, इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक लोकल इंडस्ट्रियल हब या है सेंटर कह सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं लोकल जो है इंडस्ट्रियल हब या सेंटर बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, जिसका तात्पर्य ये था, ये इनाग्रेशन जो है योगी जी ने किया, मिनिस्ट्री जो है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक जो है एंटरप्राइज करके ऐसे कुछ मिनिस्ट्री है यूपी का, उसी ने के अंतर्गत ये आता है। और उसका पर्पस क्या है, वो ये सारा पर्पस है उसका, ये मकसद थे लॉन्च किया। लॉन्च करने वाली डेट 24 जनवरी इसलिए रखा क्योंकि ये यूपी की जो है दिवस मनाई जाती है, यूपी दिवस या यूपी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट हैज ब्रॉट स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर प्रिजर्विंग, रिवाइविंग एंड पॉपुलराइजिंग लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट by inaugurating one district one product scheme on 24 जनवरी 2018। यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत सारी जो है स्कीम और पॉलिसी चलाई ताकि वहां के लोकल क्राफ्ट्स को प्रिजर्व किया जा सके, लोकल आर्ट्स को, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व किया जा सके, उसको पॉपुलराइज किया जा सके, उसको रिवाइव किया जा सके। और उसकी के अंतर्गत एक नई स्कीम का इनाग्रेशन 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से किया, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है कि इंडिजिनस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को 75 डिस्ट्रिक्ट से चूज कर करके प्रमोट करना, बढ़ावा देना, उसके प्रोडक्शन को ग्रोथ देना। इसमें होगा ये कि हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक स्पेसिफिक ऐसा आइटम चुना जाएगा जो वहां के कल्चरल और हिस्ट्रिकल अफिलिएशन से जुड़ा हो, कल्चरल हिस्ट्रिकल अफिलिएशन हो उसका, वो इंडिजिनस हो। उसके अलावा वहां पे उसको ग्रो करने के प्रोडक्ट्स के चांसेस ज्यादा हों, पहले से उसके बारे में लोग जानते हों, उस चीज के प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी के फ्यूचर चांसेस बहुत ज्यादा हों, प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हों। इन चीजों को सामने रखते हुए एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट से चुना जाता है। जैसे देखिए काला नमक राइस सिद्धार्थनगर से चुना गया, क्यों? क्योंकि अगर वो काला नमक राइस का खाना अगर बनाया जाए चावल घर में,
तो 3-4 घर उधर छोड़ दीजिए और 3-4 घर इधर चले जाइए, उनके घर में पता चल जाएगा कि आज ये चावल बना, उसकी खुशबू ऐसी कुछ होती है। ये मतलब यूनिक क्वालिटी है जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है कि अगर 4 घर इधर चले जाइए, 4 घर इधर चले जाइए, तो खुशबू से पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे काला नमक बना है। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो 3 मीटर 2 मीटर की तक ही पता चल पाता है कि हाँ मतलब खुशबू आई, लेकिन काला नमक की क्वालिटी ये है कि 4-5 घर इधर 4-5 घर इधर चले जाइए, पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब काला नमक का चावल बना है, इतनी खुशबू आती है उसकी। नंबर 1 देखिए, एक है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ढोलक बनता है। बलिया में जाएंगे, वहां पे टिकली बिंदी बनती है। संभल, वहां पे जो है हड्डी, जो है मतलब कि हड्डियों पे बड़े अजीब अजीब तरह से नक्काशी होती है, उसकी बहुत सारी बटन बनते हैं, पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं हड्डियों के। उसके अलावा आप चले जाइए, जैसे बड़े शहरों को तो छोड़िए, जैसे आजमगढ़ का एक जगह है निज़ामाबाद, वहाँ पे क्या है काबीज के मिट्टी के बर्तन बनते हैं। गोरखपुर की टेर्राकोटा है, मिट्टी के अलग अलग खिलौने डिज़ाइन की तरह बनती हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर का गुड़ है, इधर का क्या कहते हैं, ये जो आपका बेल्ट है, क्या नाम है, अरे फैजाबाद है, अयोध्या, उसका भी गुड़ है। वही बगल में अमेठी है, वहाँ का कांस मूंज है। मूंज एक तरीके से ग्रास होती है जो नदी के किनारे जो है वो उग जाती है, उसको छप्पर पे ढलाई करने में, छप्पर जो ढालते हैं, छप्पर फूस, घास फूस छप्पर होता है, उसकी में भी काम आता है। और उससे जो है ऐसे मतलब कि एक बर्तन की नुमा आकार का कुछ सामान बनाते हैं जिसको गुड्स वगैरह खाने वाने के आइटम रख सकते हैं। तो वो मूंज और कांस का वर्क जो है सुल्तानपुर हो गया, आपका यहाँ हो गया, ठीक है। मिर्ज़ापुर में जाएंगे तो वहाँ दरी कालीन का काम है, भदोही में दरी कालीन का काम है। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यूपी हैज इट्स यूनिक हिस्टो कल्चरल affiliation with the specific region, because each region has its own unique production, processing, synthesizing and products. These products can help in all these things that I have mentioned here. Next thing, due to that UP government had decided to choose one particular product from a district and to promote this product and popularizing and marketizing, that will help in boosting the economy, to create the employment and like that. तो यूपी गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चुना है और उसके अंतर्गत उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट है उसका रिवाइवल होगा। अब कुछ अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको 75 डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको देखना है तो ज्ञान सागर सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फोटो कॉपी करा सकते हैं। तो 75 जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे हमने डाउनलोड कर दिए जो गवर्नमेंट ने शो कर रखे हैं। देखिए, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, जैसे कि 3-4 हमने बता दिया यहाँ पे, तो काला नमक लिख सकते हैं सिद्धार्थनगर का, ढोलक अमरोहा का, टिकली बिंदी आपका यहाँ के बलिया का। उसके अलावा कांस मुझ आपका यहाँ का हो गया, क्या कहते हैं, अरे ये जो अमेठी का, ये वाला जो बेल्ट है आपका आगरा है, कानपुर है, इन सब जगहों का लेदर है। और उसके अलावा जो है दरी कालीन, ये आपका भदोही और उसका है, क्या कहते हैं, भदोही का है, मिर्ज़ापुर का है, दरी कालीन है। उसके अलावा जो है जरी और जरदोजी, यानी कि ऐसे कपड़े पे जो है नक्काशी होती है, फूल बूटे बनाए जाते हैं, जरी दरदोजी कहते हैं, वो बरेली का है, बरेली झुमका वाला बरेली। और उसके अलावा जो है लखनऊ में चिकनकारी है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट है, कहीं का कन्नौज है, जैसे वहाँ का अतर है, लखनऊ का चिकनकारी है, अलीगढ़ का आपका जो है ताला है, मेरठ की का स्पोर्ट्स गुड्स हैं, मुरादाबाद का ब्रासवेयर है, संत कबीर नगर का ब्रासवेयर है। हम अगर गिनाना चाहें तो अभी 50 से 60
वन ODOP मैं अभी गिना सकता हूँ, बट टाइम पूरा खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर कि आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्ञान सागर सिविल एकेडमी से वहां से डाउनलोड करेंगे और 75 डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी गवर्नमेंट का बजट है। बजट में ODOP के लिए कितने फंड एलोकेट किए गए हैं, तो 2024-25 यानी लास्ट ईयर के बजट में 307 जो है करोड़ रुपया दिया गया था। 307 करोड़ रुपया लास्ट ईयर के बजट में दिया गया था और इस साल के बजट में 337 करोड़ रुपये मतलब कि सैंक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2000 मतलब कि बजट जो है यूपी गवर्नमेंट वाला, तो फंड एलोकेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंड एलोकेटेड फॉर ODOP, कितने रुपए ODOP के लिए आपके खर्च किए गए हैं। देखिए 2024-25 यानी कि लास्ट ईयर के बजट में 307 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, एलोकेट किया गया था फंड, मतलब कि इसको अलॉट किया गया था ODOP को प्रमोशन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को सब्सिडी देने के लिए। ठीक है, 2025-26 में जो है 337 करोड़ रुपया दिया गया है। 337 करोड़ रुपया दिया गया, ये है 337 और 307। तो ये हम कह सकते हैं कि फंड अलॉटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट ओवर ODOP इन 2024-25 307 करोड़, while in 2025-26 it is 337 करोड़। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो फंड अलॉट किया है ODOP के लिए 2024-25 में, यानी कि पिछले साल 307 करोड़ था और इस साल करंट ईयर में 2025-26 में 337 करोड़ है। अगला मत हमारा क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ODOP। ऑब्जेक्टिव जो है ODOP का क्या है कि फर्स्ट नंबर पे प्रिजर्व करना है। देखिए, टू प्रिजर्व एंड डेवलप द लोकल क्राफ्ट एंड आर्टिसन एंड आर्टिस्टिक वर्क। सो यहां लिख सकते हैं कि प्रिजर्व एंड डेवलप लोकल क्राफ्ट एंड स्किल and promote the arts and artistic works and artifacts and different unique products of the UP। इसका तात्पर्य यह है कि लोकल आर्ट्स क्राफ्ट प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, उसको पॉपुलराइज करना, लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को रिवाइव करना, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन है, मेथड है, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग मेथड है, ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिवाइव करना, इसका तात्पर्य है। इसके अंतर्गत लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो दैट विल हेल्प टू जनरेट द इनकम एंड इट विल क्रिएट द लोकल एम्प्लॉयबिलिटी एट द लोकल लेवल। It will create the employment at the local level, at the indigenous level. It will help in generation of the income for the local populace. लोकल लोगों के लिए इनकम जनरेशन का ये साधन होगा और ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, जिसके कारण जो आउट माइग्रेशन है, यानी यूपी के लोग दूसरे शहरों में इधर उधर भटकते हैं, यानी माइग्रेशन के द्वारा काम करने के लिए, वो बेचारे कम हो जाएंगे। तो इट विल डिक्लाइन इन आउट माइग्रेशन, इसके कारण आउट माइग्रेशन रुक जाएगा। ये तो 2 पॉइंट्स हो गया। इट विल हेल्प इन द इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट। इसके द्वारा प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बढ़ावा जा सकता है और स्किल डेवलपमेंट भी ये सहायक होगा। प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट चला रहा है ट्रेडिशनल वे में, क्या वो पीपुल्स डिमांड है कि नहीं, तो उसको अगर डिमांड के लायक नहीं है तो उसको डिमांड के लेवल पे ला करके इस क्वालिटी का स्टैंडर्ड का बढ़ाया जाएगा। लोगों को, लोकल आर्टिशंस को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी मतलब हैंडीक्राफ्ट पर्सनल हैं उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फ्री स्किल दी जाएगी और टूल किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अंतर्गत। ये इसका तात्पर्य है। देखिए, इट्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लोकल प्रोडक्ट्स in artistic way. It helps to transform the local product in the artistic way.
इसका मकसद ये है कि जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उसको बदलाव लाना आर्टिस्टिक वे में। आर्टिस्टिक वे का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है, सपोज दैट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी लिखी। कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो इसको बनाने से पहले लास्ट में यहां पे कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर तक जाने तक पहले नंबर पे कंपनी है। कंपनी को क्या पता कि कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है, ये नहीं पता होती है। उसके लिए वो R&D वर्क होता है, रिसर्च एंड एनालिस्ट होते हैं, मार्केट रिसर्चर होते हैं, मार्केट जो है रिसर्च वर्क होता है उसका। और वो पीपल चॉइस, लोगों की डिमांड को चुपके से साइड लाइन से इंफॉर्मेशन कर करके पता करती रहती है। फिर ये प्रोडक्ट्स को बनाती है। उसके अंदर देखिए, प्रोडक्ट्स को पहले नंबर पे तो है मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा भाई साहब, उसका सिंथेटिक हो जाएगा, सिंथेसाइजिंग, प्रोसेसिंग। इसको करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो है डिजाइन करने के बाद उस प्रोडक्ट का जो है एक होता है ब्रांड, तो उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। ब्रांडिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट का जो है एक पैकेजिंग का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ताकि लोगों को उसका लुक, हाउ इस लुक आउट कैसा है, इसका लुक आउट कैसा, उस हिसाब से लोग उसको खरीदते हैं। तो ये पैकेजिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद पैकेजिंग के बाद एडवर्टीजमेंट आएगा। इतनी प्रोसेस करने के बाद फिर ये प्रोडक्ट जो है आपको जाता है होलसेलर के पास। फिर होलसेलर जो सेलर होता है वो रिटेलर के पास बेचता है, उसको बेच देता है रिटेलर को। रिटेलर से ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो ये कंपनी वाला खुद यहां से यहां तक जो है, एक कंपनी वाला है वही इतना जो है तामझाम करता है एक प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। कंज्यूमर तो पहुंचाने के लिए ये सारे के सारे आर्टिस्टिक वर्क हो गए, आर्टिस्टिक वर्क हो गए। इसको भी बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इसमें प्रावधान रखे हैं। हम जब पिलर्स पढ़ेंगे, इसके 4 पिलर्स है, उसमें डिटेल में ये सब बातें मेंशन हो जाएंगी। तो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इन एन आर्टिस्टिक वे थ्रू पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। यहाँ 2 पॉइंट्स मैंने खाली लिखा, ताकि इतने ज्यादा पॉइंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग समझ लें। टू कनेक्ट प्रोडक्शन एंड लोकल प्रोडक्ट विद टूरिज्म। टूरिज्म को जब हम अपने लोकल प्रोडक्शन से और लोकल प्रोडक्ट से कनेक्ट करेंगे तो उसके कारण एक तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और हमारा लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे देखिए, आगरा का टूरिज्म है, वहां लोग जाते हैं ताजमहल देखने, तो जो ताजमहल का ऐसे रिप्लिका वहां लोकल मार्केट में बिकता रहता है, उस रिप्लिका को भी लोग खरीद लेते हैं और वो अपनी मेमोरी के लिए कि मतलब कि मेमोराइज करने के लिए या रिमेम्बरेंस में वो दिमाग में रखने के लिए उस रिप्लिका को खरीद के लेके आते हैं। तो कहीं कोई टूरिस्ट या कुछ जाता है तो वहां की याददाश्त के लिए, वहां की यादों को ताज़ा रखने के लिए कुछ ऐसे लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। उसी लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट को जो खरीद लेता है उसी को हम सोवेनिर कहते हैं, ताकि उस जगह से यादें जुड़ी रहें, उसकी याद ताज़ा रहे, याद बनी रहे, उसी को सोवेनिर कहते हैं। तो टू कनेक्ट प्रोडक्शन एंड लोकल प्रोडक्ट्स विद द टूरिज्म, इससे ये फायदा हो जाएगा। टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। इसके कारण इकोनॉमिक डिफरेंसेस वो कम होंगे और रीजनल इम्बैलेंसेस वो भी कम होगा। यानी कि जो कोई एरिया बहुत रिच है, कोई एरिया बहुत पुअर है, वेस्ट यूपी बहुत ज़्यादा पुअर है, वेस्ट यूपी और दिल्ली एनसीआर का रीजन हाईली रिच है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, जबकि ईस्ट यूपी का, बुंदेलखंड का पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। तो इस तरह से वहाँ के लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप करने में सपोर्ट होगा। तो जिसकी वजह से जो लोकल ये डिफरेंसेस हैं, इंडिजिनस पीपल टू पीपल जो डिफरेंस है, गैप है, ठीक है, इम्बैलेंस है, वो रिड्यूस किया जा सकेगा इसके कारण। टू टेक concept of ODOP to national and international level after successful implementation at the state level। कहना ये चाहे कि इस प्रोडक्ट के थ्रू हम जब यूपी में सक्सेस पा लेंगे
यूपी में सक्सेस हो जाने के बाद हम इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाएंगे, जिसके कारण इंडिया के अदर प्रोडक्ट्स को भी फायदा मिलेगा। और ये भी सच्चाई है कि यूपी गवर्नमेंट पहले लेकर आई थी ओडीओपी, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की रिप्लिका, उसी की कॉपी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम लॉन्च किया बाद में। तो यूपी गवर्नमेंट का पहला है और उसी का रिप्लिका, उसी की जो है कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये हमने आज ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब यहीं पे हम क्लास को विराम देते हैं। हमारा जो इसी से रिलेटेड है अपना अगला टॉपिक्स होगा, वो होगा पिलर, यानी कि ओडीओपी के पिलर्स क्या हैं, ओडीओपी के फिर एडवांटेज क्या हैं, ओडीओपी के जो चैलेंजेस क्या हैं, ओडीओपी में गवर्नमेंट का अचीवमेंट क्या हुआ है। ये 3-4 टॉपिक्स हम फिर और पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इसमें से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल डेवलपमेंट अंडर ओडीओपी, ओडीओपी के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कि गवर्नमेंट ने क्या मतलब वो किए हैं। तो ये एक पिलर है, उसी का आंसर हमारा उसमें हिट हो जाएगा अगली वाली क्लास में। तब तक हम लोग विदा लेते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।